दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी दफीना। बात उस दौर की है जब लखनऊ का अमीनाबाद इलाका सिर्फ कबाब और कुल्फी के लिए नहीं, पाशा पहलवान की गली के लिए भी मशहूर था। इस गली से अक्सर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आया करती थी। वो क्या है कि इस गली में पाशा नाम के पहलवान का मतब था। कमर में चिक हो, हड्डी खिसक गई हो, नस अकड़ गई हो, 6 फीट 3 इंच वाले पाशा पहलवान के लिए इसे ठीक करना मिनटों का काम था। लेकिन इस गली में सिर्फ चीख पुकार नहीं थी, एक प्रेम कहानी भी सांस ले रही थी। अमीनाबाद में एक छोटी सी दुकान थी जिस पर बोर्ड था, कटे फटे नोट यहाँ बदलें। इस दुकान के मालिक याकूब भाई का घर भी इसी गली में था। याकूब भाई की बेटी सफिया का दिल 3 मकान छोड़ के रहने वाले राजू पे आ गया था। राजू किराए की साइकिल की दुकान चलाता था और शाम को कबूतरबाजी करता था। वो रोजाना शाम को अपनी दुकान पर काम करने वाले खजूर के साथ छत पर कबूतर उड़ाते हुए यही आवाजें निकाला करता था। एक लंबे से डंडे में पुराना पैजामा बांध के झंडे जैसा कुछ बना लिया था जिसको वो हवा में लहराता रहता। पैजामे के दोनों पांचों को हवा में लहराते देखकर पौधों में पानी डालने के बहाने छत पे आई सफिया मुस्कुरा देती। फिर राजू कबूतरों को इशारा करता और ये इशारा सुनकर कबूतरों का झुंड सफिया की छत पर उतर जाता। तो सफिया और राजू की कहानी थी तो खूबसूरत, लेकिन इश्क के रास्ते आसान कहाँ होते हैं। इनकी प्रेम कहानी में भी एक विलन था और उसका नाम था लड्डन। हाँ जी, सही सुना आपने। लड्डन चचा के नाम से मशहूर थे इलाके में। सफिया के पापा याकूब भाई के जिगरी से भी जिगरी दोस्त थे। फितूरी आदमी थे, कुछ न कुछ खुराफात चलती रहती थी उनके दिमाग में। उन दिनों न जाने कहां से दफीनों पर लिखी हुई कोई अजीब सी किताब ले आए थे। दफीना यानी जमीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना। रोजाना याकूब भाई की दुकान पे मोहल्ले का नक्शा लेकर तिकड़म लगाते हुए कहते, अमा याकूब, हमको तो लग रहा हैगा ये जो हिस्सा हैगा ये इसमें कुछ तो हैगा। क्या मंगाओ यार तुम, फिर बताएं। लड्डन चचा विलन उस दिन बने जब दिवाली की अगली दोपहर पतंगबाजी के दौरान मामूली सी बात पे वो राजू पे चिल्लाने लगे, अमा हमने अपनी आंख से देखा हैगा कि तुमने तार बांधा हुआ था मांझे में, कनकौआ का हदिया बताइए। राजू और लड्डन की कहा सुनी हो गई। बात छत से उतरकर सड़क तक आ गई और फिर गुस्से में राजू ने लड्डन का गाल सूजा दिया। जिगरी दोस्त का सूजा हुआ गाल देखकर याकूब भाई की नजर से राजू उतर गया था। एक बार की बात है, रात के 3:15 बजे लड्डन बदहवास से याकूब भाई का दरवाजा पीटने लगे। सफिया की भी नींद टूट गई। अमा क्या आफत हो गई है इतनी रात में? उन्होंने दरवाजा खोलते हुए कहा तो हांफते हुए लड्डन बोले, अमा बात ही कुछ ऐसी होगी याकूब, खजाने का पता लग गया। लड्डन की बात सुन के याकूब भाई की नींद से आधी खुली आंखें अचानक पूरी खुल गईं। क्या बात कर रहे हो लड्डन? हम सही कह रहे हैं। देखो, हमने ये किताब पूरी पढ़ डाली है और इसमें जो चीजें बताई गई है ना, उसके हिसाब से दफीना इसी मोहल्ले में है, बिल्कुल हमारे आसपास। कहते हुए लड्डन की आंखें चमकने लगी। दरवाजे की आड़ लेकर खड़ी सफिया सब सुन रही थी। उसने सर पकड़ लिया और वापस जाकर बिस्तर में दुबक गई। इधर लड्डन और याकूब भाई की बातें चल रही थी। यार लेकिन कहाँ खुदाई की जाए, कुछ तो अंदाजा मिले। ऐसे क्या पूरा मोहल्ला खोद डालोगे? याकूब भाई ने कहा तो लड्डन मुस्कुरा के बोले, लड्डन के दिमाग पे भरोसा रखो याकूब, जगह भी पता लग जाएगी। सफिया बिस्तर पे लेटी सोचती रही कि कहाँ तो उसकी उम्र गुजरी जा रही है, लेकिन अब्बा फालतू के तमाशों में लगे हुए हैं। वो उदास हो गई। उसे राजू याद आने लगा। अब उस वक्त तक चैट मैसेंजर तो आए नहीं थे, लेकिन फ्री एसएमएस और होल नाइट फ्री कॉलिंग वाले टैरिफ जरूर आ गए थे। सफिया ने राजू को फोन लगाया। राजू ने फोन उठाते ही कहा, धड़कने संभल जाओ जरा, ये अदब का मकाम है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे सफिया का नाम है। सफिया झुंझलाते हुए बोली,
अरे तुम बंद करो ये शायरी, तुम यही सब करते रह जाओगे, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। अरे लेकिन क्यों? राजू ने पूछा तो सफिया बोली, मैंने कहा था ना कि मैं अब्बा से तुम्हारे लिए बात करूंगी, कहूंगी कि तुमको माफ कर दें, लेकिन लड्डन चाचा ने फिर उनको किसी नए बवाल में फंसा दिया है। इस बार कुछ दफीने वफीने का तमाशा लेके आए हैं। राजू ने हैरत से कहा, दफीना? तुम्हारा मतलब वो जो जमीन के नीचे से सोने चांदी के घड़े वगैरह निकलते हैं? कहाँ निकल रहा दफीना? सफिया ने उसे समझाया कि उसको पता है कि कोई दफीना वफीना नहीं निकल रहा है, ये तो सिर्फ लड्डन चचा अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर में हम दोनों का काम बिगड़ रहा है। यार राजू को चक्कर चलाओ ना, मतलब कुछ ऐसा जिसमें लड्डन चचा और अब्बू की दोस्ती खत्म हो जाए, बस फिर हमारा रास्ता साफ है। बात तो सही थी। याकूब भाई राजू से सिर्फ इसलिए नफरत करते थे क्योंकि राजू ने उनके दोस्त के साथ मारपीट की थी, लेकिन अगर वही दोस्त खुद उनका दुश्मन हो जाए तो फिर राजू से उनकी दुश्मनी दोस्ती नहीं बल्कि रिश्तेदारी में बदल सकती थी। उस पूरी रात राजू सोचता रहा कि आखिर क्या किया जा सकता है, कैसे लड्डन और याकूब साहब की दोस्ती तोड़ी जाए। और सुबह होते होते एक आइडिया उसके दिमाग में ठक करके आ गया। राजू ने सुबह सफिया को फोन लगाया और बोला, निकाल ली तरकीब, और ऐसी निकाली है कि लड्डन मियाँ को भागे रास्ता नहीं मिलेगा। क्या है तरकीब? सफिया ने कहा। राजू इतराते हुए बोला, अरे हम भी कबूतर उड़ाते हैं, उड़ती चिड़िया के बन गिनना जानते हैं। तुम्हारे अब्बू और लड्डन आजकल दफीना ढूंढ रहे हैं ना, अब देखो उनको कौन सा दफीना मिलेगा। राजू ने तय कर लिया था कि सफिया ने जो कहा है वो करके दिखाना है। शाम को जब लड्डन नुक्कड़ वाले तिवारी जी के यहाँ चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे तो राजू वहां पहुंचा। हाँ भाई तिवारी जी, जरा कड़क चाय बनाना है, सर बड़ा घूम रहा है। उसे देखकर लड्डन चचा ने मुंह बिचकाया और अखबार पढ़ते हुए दूसरी तरफ घूम गए। खजूर वहां पहले से बैठा था। बोला, क्या हुआ राजू उस्ताद, नींद पूरी नहीं हुई क्या? राजू बोला, हाँ यार आजकल पता नहीं क्या बवाल है, रोजाना रात को गली से घर घर आवाज आती है जैसे कुछ ढनक रहा हो, पता नहीं क्या बवाल है। लड्डन चचा के कान खड़े हो गए, वापस इस तरफ घूम गए। आंखें अखबार पे थी लेकिन पूरा ध्यान इन दोनों की बातों पे लगा था। खजूर फिर बोला, कैसी आवाज उस्ताद, कहां से आती है? राजू बोला, अरे पता नहीं यार, शायद वो गली का नुक्कड़ है ना, वहीं से आती है। कई बार कान लगा के सुना भी, भूत प्रेत का मामला लगता है भैया। खैर, अम्मा तिवारी जी चाय बना रहे हो कि चिकन? लाओ भाई। लड्डन चचा के हाथ खुशी से कांप रहे थे। वाह, बैठे बिठाए मामला सुलझ गया। तुरंत वहां से उठे और निकल गए। कुछ ही पल गुजरे थे कि राजू के पास सफिया का कॉल आया और उसने बताया कि लड्डन वहां से सीधे उसके अब्बू से मिलने पहुंच गए थे। याकूब साहब के मकान के बाहरी कमरे में गुप्त मीटिंग शुरू हो गई थी। याकूब भाई, हमने कही थी ना कि लड्डन जिस काम को गन्ने का बीड़ा उठा लेता है फिर वो काम हो ही जाता है। याकूब भाई बोले, अरे हाँ मगर पूरी बात तो बताओ। लड्डन गला साफ करते हुए बोला, मैंने ना लगातार मोहल्ले का सर्वे किया है, मेहनत लगी लेकिन एक एक जगह को करीब से देखा है और फिर इस नतीजे पे पहुंचाऊं कि दफीना इसी गली के नुक्कड़ वाले मकान के नीचे है। याकूब साहब के चेहरे पे खुशी आई लेकिन उदासी छा गई। क्या हुआ याकूब भाई, उदास क्यों हो गए? अरे कोई नहीं, किसी का भी हो बात कर लेंगे। खोदने की परमिशन चुपचाप दे देगा तो ठीक है, वरना दर लपड़ मारेंगे मान जाएगा। वैसे किसका घर है वो? याकूब भाई आहिस्ता से बोले, पाशा पहलवान का। कमरे में एक लंबी खामोशी फैल गई। पाशा पहलवान घर के अगले हिस्से में ही अपना मतब चलाते थे। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर एक पहलवान बना था और जिसके हाथ और पैर में पट्टियां बंधी थी। नीचे लिखा था, पाशा पहलवान, हमारे यहाँ चिक चढ़ना, मोच आना, नस चढ़ना, हड्डी बिठाने का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। उस सुबह भी वहाँ कई मरीज थे। किसी के हाथ में पट्टी बंधी थी, किसी के पैर में। सब चीखें सुनकर कांप रहे थे। अरे अरे आराम से पाशा भाई, अरे 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 मर गए। पाशा भाई देखने में किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहे थे उस वक्त। बस हो गया, हाँ हो गया। हाँ भाई, अगला कौन है? आइए इधर लेट जाइए।
पाशा भाई ने मोटी आवाज में कहा तो बेंच पर हाथ में पट्टी बांधे बैठे हुए एक आदमी ने घबरा कर अपने बगल में पैर में पट्टी बांधे आदमी से कहा, है भाई आप चले जाइए, शायद आप पहले आए थे मुझसे। हैं? तमाम टूटे फूटे लोगों के बीच एक ही आदमी सही सलामत था और वो थे लड्डन चचा। वो दफीने की बात करने आए थे। जब सारे मरीज निपट गए तो पाशा पहलवान ने बेंच पर अकेले बैठे लड्डन चचा को देखा। हाँ आप आइए, क्या तकलीफ है? कांपते हुए पैरों से वो पाशा पहलवान के करीब गए और बोले, लेकिन गला सूख गया था तो आवाज अटक गई। फिर गला साफ करते हुए उन्होंने बड़ी हिम्मत से पूरी बात बताई तो पहले तो पाशा पहलवान को लगा कि ये बिल्कुल वाहियात आइडिया है। बोले, मतलब इसकी खुदाई करोगे? हैं? इसके नीचे सोना चांदी है? अबे दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? निकल जाओ वरना गर्दन मरोड़ दूंगा यहीं। चलो निकलो। लेकिन लड्डन भी पूरी हिम्मत बांध के आए थे, तर्क देने लगे। देखिए ये किताब देखिए 1765 की हैगी। इसमें लिखा हैगा कि जहाँ दफीना होता हैगा ना उसके आसपास ज्यादा घास उगती हैगी। देखिए बाहर घास हैगी कि नहीं हैगी? और देखिए लिखा हैगा कि आसपास की पेड़ों पे ज्यादा परिंदे बैठते हैंगे। देखिए सारे कौवे आपके पीपल पे रहते हैंगे। और ये लाइन देखिए, जमीन से सांप नेवले निकलते हैंगे। अब बताइए नेवला निकला था कि नहीं पिछले हफ्ते? और पाशा भाई ये किताब झूठी हो सकती हैगी पर मेरा सिक्स्थ सेंस नहीं। पाशा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो ठीक है कर लो खुदाई, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। ये बताइए, लड्डन ने मिमिया के पूछा तो पाशा ने कहा, पहली शर्त, अगर कुछ नहीं निकला तो गड्ढा भरने और वापस फर्श बनाने का खर्चा तुम उठाओगे। दूसरी शर्त, जो भी निकलता है उसमें आधा मेरा होगा आधा तुम्हारा। और तीसरी? लड्डन ने पूछा तो पाशा ने आंख दिखाते हुए कहा, अगर कुछ नहीं निकला तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे पाशा भाई निकलेगा निकलेगा, कहकर लड्डन ने चैन की सांस ली और याकूब भाई के घर की तरफ भागे। कुल मिलाकर आज की रात कयामत की रात होने वाली थी। इस खेल में सबसे ज्यादा मजा सफिया और राजू को ही आ रहा था क्योंकि किया धरा सब उन्हीं का था। तो खैर मजदूर का इंतजाम कर लिया गया। बेलचे फावड़े जमा हो गए। रात के 11:30 बजे खुदाई शुरू और फिर देर रात तक खुदाई चलती रही। रात को गली में खुदाई की आवाज गूंजती तो आते जाते लोगों में से एक आध पूछ भी लेता कि अमा पाशा भाई क्या चल रहा है अंदर? तो वो कहते, अरे टैंक बनवा रहा हूँ, सीवर वाला। मिट्टी पर पड़ने वाले फावड़े के हर वार के बाद सबकी नजर जमीन में कुछ ढूंढने लगती थी। मजदूरों को मनाही थी कि बाहर किसी को कुछ नहीं कहेंगे, जो मिला उनमें से उनको भी दिया जाएगा। वो भी बेचारे पूरी ताकत झोंकते रहे। उस पूरी रात कुछ खास खुदाई नहीं हो पाई, जमीन भी सख्त थी। सुबह की अजान होते ही खुदाई रोक दी गई और यह तय हुआ कि बाकी की खुदाई कल होगी। उस रात 10-12 फीट की गहराई हो गई थी। अब लड्डन चचा और याकूब भाई को यकीन था कि अगली रात बस थोड़ी सी खुदाई के बाद दफीना मिल जाएगा। जल्द ही खजाने से माला माल होने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तो अगली रात मजदूरों ने फिर खोदना शुरू किया, लेकिन और 7-8 फीट खोदने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो लड्डन चचा के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उन्हें वो पहलवान याद आ रहा था जिसकी तस्वीर पाशा भाई के मतब के बाहर लगे बोर्ड पे बनी थी। पाशा भाई भी उनको तमतमाई आंखों से घूर रहे थे। अरे मिला कुछ? पाशा चिल्लाए तो अंदर से मजदूर बोला, नहीं। लड्डन बोले, अरे नहीं क्या और खोदो? मजदूर बोला, अरे कछु नहीं है साहब, आपका सुरंग बनाए दे। पाशा पहलवान समझ गए थे कि अब मिलना मिलाना कुछ है नहीं, अब तो हरजाना मिल जाए बस वही बहुत है। गुस्से में लड्डन की तरफ बढ़े तो याकूब भाई ने उनको रोक लिया। बोले, पाशा भाई थोड़ा वक्त और दे दीजिए, कल रात और खुदाई कर लेते हैं, हो सकता है मंजिल करीब हो। याकूब भाई की बात में न जाने उनको कौन सी उम्मीद लगी कि वो मान गए। बहरहाल एक दिन और मिल गया। हालांकि लड्डन चचा जानते थे कि इस एक दिन में कुछ होने वाला है नहीं, पर उसी दोपहर लड्डन चचा के पास सफिया का कॉल आया। हेलो, हाँ सफिया बोलो। सफिया ने उनको बताया कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और वो जानती है कि वो किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन उसने दावा किया कि वो उनको उस मुसीबत से निकाल लेगी अगर 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 वो अब्बू से उसकी और राजू की शादी की बात कर लें तो। चचा मान गए। अरे मानना ही था।
सफिया ने फिर पूरा प्लान समझा दिया और कहा, जाइए चचा, बिंदास होके खुदाई कीजिए। चचा के चेहरे पे अब पहले वाला सुकून आ गया था। प्लान जबरदस्त था। रात का वक्त था, खुदाई फिर शुरू हो गई। पाशा पहलवान आज गुस्से में थे और हर्जाना वापस वसूलने के पूरे मूड में थे। आज साथ में एक मोटा डंडा भी लाए थे। खोदो बे! लड्डन चिल्लाए तो मजदूर धड़ाधड़ बेलचे चलाने लगे। याकूब बेचारे वहीं किनारे खड़े, खजाना न मिलने पर जो पिटाई होनी थी पाशा पहलवान से, उससे डर रहे थे और ऊपर वाले को याद कर रहे थे। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि एक फावड़े की चोट से टन की आवाज गूंजी। सबके कान खड़े हो गए। अरे अरे कुछ है, देखो देखो। मजदूरों ने मिट्टी हटाई तो देखा किसी बक्से का हैंडल सा कुछ है। पाशा पहलवान के चेहरे पर रंगत लौटने लगी, आंखें फैल गईं। 1 मिनट में हजारों ख्वाब आंखों में तैरने लगे। खुद गड्ढे में उतर गए और बक्सा खींचने लगे। बोले, अरे जोर लगाओ जरा। अरे लड्डन, याकूब, क्या देख रहे हो भाई? नीचे आओ, खींचो इसको। सुस्त से खड़े वो लोग अचानक हाँ आए कहते हुए नीचे उतर आए। फिर हैंडल खींचा गया तो एक बक्सा हाथ में आ गया। पाशा भाई लड्डन के गले लग गए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया। पाशा भाई खुशी से तकरीबन कूद रहे थे। 3x4 का वो बक्सा देखकर उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सोना, चांदी, हीरे सब ख्यालों में तैर रहे थे। उन्होंने याकूब से कहा, तोड़ो ताला, तोड़ो। लाओ मैं तोड़ता हूं। 3, 4, 5 लगातार वार किए। सबकी सांसें रुकी हुई थी। कुछ देर में ताला खुल गया। पाशा भाई ने लपक के संदूक खोला तो उनके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। आंखों की चमक बुझ गई। संदूक में एक पुराने से पायजामे के अलावा कुछ नहीं था। एक मैला, फटा और पुराना पायजामा। एक मजदूर बुदबुदाया, ले मिल गया खजाना। पाशा गुस्से से लाल पीले होने लगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि हर्जाना कैसे मांगे, क्योंकि बात तो ये हुई थी कि हर्जाना तब लेंगे जब कुछ नहीं निकलेगा। और ऐसा तो था नहीं कि कुछ नहीं निकला हो। और रही बात जो भी निकला उसको आधा बांटने की, तो आधा पायजामा बांटने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती थी। लड्डन चचा और याकूब भाई बाइज्जत अपने घर वापस आ गए थे। लड्डन के मन में सफिया के लिए भी दुआएं निकल रही थीं और उस राजू के लिए भी जिसने रात से पहले वो संदूक मिट्टी में दबाया था। लड्डन चचा ने अपना वादा पूरा भी किया और 3 महीने के अंदर अंदर याकूब भाई से कहकर दोनों की शादी की तारीख पक्की करवा दी। शादी से पहले की तैयारियों के दौर में अक्सर राजू उनसे मजे लेते हुए कहता था, चचा हमारी शादी में कपड़े बनवाएंगे क्या? वो मुस्कुरा के कहते, हाँ बिल्कुल बनवाएंगे। इस पे राजू आंख मार के कहता, कुर्ता ले लीजिएगा बस, पायजामा तो होगा ही। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।